नमस्कार दर्शकों, दूरदर्शन मध्य प्रदेश के कार्यक्रम पर्यावरण में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम बात करते हैं कि हम किस तरह से पर्यावरण संरक्षण की दिशा में आगे आए और ऐसे कौन कौन से उपाय हैं जो हम पर्यावरण को संरक्षित करने की दिशा में कर सकते हैं। आज का हमारा विषय बहुत ही खास है क्योंकि हम बात कर रहे हैं पर्यावरण और स्वास्थ्य विषय पर। क्योंकि अगर हमारा पर्यावरण बहुत ही स्वच्छ होगा तो निश्चित रूप से हमारा स्वास्थ्य भी बेहतर होगा। और किस तरह से अगर पर्यावरण दूषित होता है तो स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है, इसी पर बातचीत करेंगे और समझेंगे कि किस तरह से हम आगे आकर पर्यावरण को सही कर सकते हैं और इसके लिए क्या क्या हमें उपाय करना होगा। हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ हैं सीएमएचओ भोपाल डॉक्टर प्रभाकर तिवारी सर, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। और साथ ही पर्यावरणविद हैं डॉक्टर फजल हुसैन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी हुसैन जी। और सबसे पहले शुरुआत हम प्रभाकर तिवारी सर आप ही से करेंगे क्योंकि अगर हम बात करते हैं पर्यावरण और स्वास्थ्य, ये विषय बहुत ही गंभीर है और इसकी संवेदनशीलता आप हमारे दर्शकों को किस तरह से समझाएंगे कि कैसे वो पर्यावरण को स्वस्थ रखे ताकि आने वाली पीढ़ी को भी वो एक स्वच्छ पर्यावरण दे सकें। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि विगत कुछ समय में हमने प्रकृति के ऊपर इतना अत्याचार किया है कि प्रकृति अब अपने रौद्र रूप में आने लगी है और जो पर्यावरण में परिवर्तन हो रहे हैं वो उस परिवर्तन में न केवल मानव को अकेले परेशान किया है बल्कि इसके साथ साथ जो डिजीज़ पैटर्न है वो बदल गई हैं। जो आपने देखा होगा कि गंगोत्री गंगा नदी जो है उसका उद्गम स्थल और ज़्यादा पीछे चला गया है। यहाँ तक कि जो वेक्टर बॉर्न डिजीज़ेज है उनका पैटर्न बदल गया है। जो हमारी क्रॉप्स हैं, जो फसलें हैं, उनके पकने का समय उनका वो बदल गया है और दूसरे जो हमारे कैटल्स हैं उनके ऊपर भी इसका बहुत विपरीत असर पड़ा है। और ये जो आपने गंभीरता की बात की, आप इसी से समझ सकते हैं कि इस क्लाइमेट चेंज के ऊपर हमारी भारत सरकार ने एक नेशनल प्रोग्राम ऑन क्लाइमेट चेंज एंड ह्यूमन हेल्थ शुरू किया है, जिससे कि इस क्लाइमेट चेंज को जहां तक हम हो सके उसके एडवर्स इफेक्ट को कम कर सकें एक तरफ, और दूसरी तरफ जो पर्यावरण पर हम लोग विपरीत प्रभाव डाल रहे हैं जिसका हमें रिपलकशन देखने को मिल रहा है वो भी हम बदल सकें। जी फजल जी, आपसे हम जानना चाहेंगे कि जब हम पर्यावरण और स्वास्थ्य की बात करते हैं तो ये कितना महत्वपूर्ण हो जाता है कि किस तरह से हम इसे स्वच्छ रखें और इसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। जहाँ तक पर्यावरण संरक्षण की बात है तो उसमें सबसे पहले उन कारकों का ध्यान देना चाहिए जिस कारण से पर्यावरण दूषित हो रहा है। बिल्कुल। तो इस चीज़ में जो सबसे पहले आती है कि जितना आज, क्योंकि मैं इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट मैनेजमेंट से हूँ, तो आज जितना भी वेस्ट जनरेट हो रहा है, चाहे बायोमेडिकल वेस्ट हो, चाहे हजार्डस वेस्ट हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है, ये जब तक इसका प्रॉपरली चैनलाइजेशन नहीं होगा, प्रॉपर डिस्पोजल नहीं होगा, उसका निस्तारण नहीं होगा, हम पर्यावरण की दिशा में आगे बढ़ना हमारे लिए नामुमकिन होगा। तो सबसे पहले, क्योंकि गवर्नमेंट ने ऑफ इंडिया ने इसके 2011 से इस चीज़ के रूल्स बनाए हैं, इस चीज़ को निपटाने के लिए, इसके संरक्षण के लिए, पर्यावरण के संरक्षण के लिए 1985 का एक्ट बना है, फिर यूएस के एक्ट बने हैं और इस दिशा में काफ़ी कार्य किए गए हैं। ये पब्लिक अवेयरनेस होना ज़रूरी है कि जो हम चीज़, जो हमारे यूज़ के बाद जो चीज़ें डिस्कार्ड होती है उसको किस तरह से हमें अथॉराइज सेंटर तक पहुंचाना चाहिए, किस तरह से इसका साइंटिफिक रूप से इसका निष्पादन किया जाना चाहिए, ये समझना बहुत ज़रूरी है। इस चीज़ को अगर हम समझ लेंगे तो बहुत सारा चीज़ हम जो पर्यावरण को संरक्षित करने में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। जी बिल्कुल तिवारी सर, ये जो विषय है बहुत ही वृहद विषय है और इसमें क्या आप ये मानेंगे कि हम सुधरेंगे जग सुधरेगा? क्योंकि अवेयरनेस कई बार कई कैंपेन आप भी चलाते हैं सर, आप कई सेमिनार और सभी को गाइड भी करते हैं, डॉक्टर्सों को भी, लेकिन किस तरह से ये समस्या विकराल हो रही है और आज अगर इसमें कदम नहीं उठाएं तो क्या आप ये मानेंगे कि कल की स्थिति बहुत ही भयावह दिखेगी हमें? देखिए, हमने जो है बहुत ही आसान से रास्ते चुने इसको बगैर ध्यान में रखे हुए कि इसका पर्यावरण पर क्या इफेक्ट होता है जी। और आपने पिछले कुछ समय में देखा होगा कि जो मौसम के एक्सट्रीम्स हैं जी, जैसे गर्मी पहले भी पड़ती थी, आज भी पड़ती है, पर अब वो एक्सट्रीम लेवल पर पहुंच गई। आपने देखा होगा कि टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। इसी तरह से अगर आप ठंड देखें तो आप देखें कि ठंडे एरियाज़ में बर्फीले तूफान चलने लगे हैं और कई जगह पर जो टेम्परेचर है वो शून्य से भी बहुत ज़्यादा नीचे तक रहवासी इलाकों में जाने लगा जो इतना नहीं होता था। और तीसरी तरफ अगर हम बात करें तो हमें बरसात के मौसम में एक्सट्रीम बरसात और भूस्खलन और बाढ़ की स्थिति हमें देखने को मिलती है।
तो अगर हम देखें तो हम एक्सट्रीम ऑफ वेदर का सामना कर रहे हैं और उसके लिए कहीं ना कहीं हम स्वयं जिम्मेवार हैं। अगर हम देखें, हमने जो पर्यावरण पर अपना कहना चाहिए आक्रमण किया है, उसके कारण ही जो टेम्परेचर है, आपने देखा होगा कि जो ग्लोबल वार्मिंग जिसको वर्ड आप बार बार सुनते होंगे, जिसके कारण से समुद्र की सतहें ऊपर हो रही हैं, जिसके कारण से जो मैंने अभी पहले भी कहा कि जो फसलों के पकने का समय है वो बदलने के कारण जो पुराना क्रॉप रोटेशन होता था उस पर असर पड़ने लगा है। और इसके साथ साथ कुछ ऐसी बीमारियां, स्पेशली जो वेक्टर बॉर्न डिजीजेज होती है जैसे डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया और इस तरह की बीमारियां, उनके जो पैरासाइट्स हैं उनके व्यवहार के परिवर्तन में ये बीमारियां ऐसी जगह पर भी अब देखी जाने लगी है जहां पर पहले ये आमतौर पर नहीं हुआ करती थी। तो अगर आप देखें तो कोई भी ऐसा हमारा चीज़ नहीं है जिस पर ये पर्यावरण परिवर्तन या ग्लोबल वार्मिंग ये असर न डाल रही है। और जैसा आप अभी डॉक्टर फजल हुसैन साहब ने बताया भी कि इसमें काफ़ी कुछ ऐसी चीज़ें जिम्मेवार हैं जो हम पैदा करते हैं, जैसे कि हम एयर कंडीशनर का बहुत अधिक यूज़ करने लगे हैं। आखिर हम अपने घर के अंदर से जो हीट निकालते हैं, क्योंकि वो हीट एक्सचेंज होती है, हीट ख़त्म नहीं हो रही है, तो वो ग्लोबल वार्मिंग को करती है। जितना भी हमारा वेस्ट प्रोडक्ट्स निकलता है, जितना भी हम उसको रिसाइकिल करते भी अगर हैं, करना बहुत भी चाहिए, तो भी उसमें एनर्जी कंजम्पशन होता है, कहीं ना कहीं से एनर्जी होती है और उसको जनरेट करने के लिए भी हम पर्यावरण पर कहीं ना कहीं विपरीत प्रभाव डालते हैं। तो हमारे जितने भी एक्ट हैं, आप ऑटोमोबाइल्स देख लीजिए, दिन दूनी रात चौगनी उसमें वृद्धि हो रही है, उससे जो भी एग्जॉस्ट निकलते हैं वो सारे हमारे पर्यावरण में दोनों तरह से, एक तरफ तो टेम्परेचर को रेज करते हैं और दूसरी तरफ जो एग्जॉस्ट गैसेज हैं वो गैसेज ह्यूमन बिहेवियर के लिए, ह्यूमंस के लिए, उनके लिए रोगों का कारण भी बनती है। उसमें जो पार्टिकुलेट पार्टिकल्स निकलते हैं वो हमारे लंग्स पर बहुत दुष्प्रभाव डालते हैं। तो अगर हम देखें तो हम जो भी एक तरफ तो हम आगे बढ़ रहे हैं, पर उसके साथ साथ हम जो बाई प्रोडक्ट्स पैदा कर रहे हैं, जहरीले बाई प्रोडक्ट्स, और उसके साथ में जो कचरा पैदा कर रहे हैं, उसका निष्पादन हमारे लिए एक समस्या बनता चला जा रहा है, जो कि बहुत ही आवश्यक है। जी, डॉक्टर फजल हुसैन साहब, सबसे पहले आप हमें यही बताइए कि जो ई वेस्ट है वो किस तरह से हमारे शरीर को नुकसान करता है? इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट का दायरा बहुत बड़ा है जी, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल सारे कंपोनेंट्स और सारे गैजेट्स उसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो जब ये डिस्कार्ड करने की जब इसकी बारी आती है, जब एंड ऑफ प्रोडक्ट हो जाता है, जब एंड ऑफ लाइफ होता है, तो इसको जब डिस्कार्ड किया जाता है तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना चाहिए कि ये खुले उसमें ना हो, अथोराइज उसके पास जाना चाहिए, रिसाइकलर के पास जाना चाहिए, अथोराइज वेंडर के पास जाना चाहिए, क्योंकि जितने भी इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है उसमें हेवी मेटल्स पाए जाते हैं, जैसे मरकरी, फास्फोरस, लेड, ब्रोमियम, ये सारी चीज़ पाई जाती है, जो कि मनुष्य स्वास्थ्य पर और पर्यावरण पर बहुत गहरा इसका असर होता है। क्योंकि जब इसे क्रूड प्रैक्टिस की तरह जब जो एक स्क्रैप वेंडर ले जाता है और अपने प्रीशियस मेटल निकालना चाहता है, तो वो क्रूड प्रैक्टिस करते हैं, जैसे हैमरिंग करते हैं, एसिड वॉश करते हैं या फायरिंग करते हैं टू गेट द प्रीशियस मेटल्स। तो जब ये इन्वायरमेंट में एक्सप्लोर होते हैं, जब इसे हैमरिंग की जाती है, तो ये लीचिंग करके जो तो भूजल को जो तो प्रभावित करते हैं, और जो भूजल प्रभावित होता है तो प्लांट में भी उसका असर जाता है, और प्लांट से जो तो फलों में भी जाता है, और पूरी इसकी चेन प्रभावित होती है। इसी तरह से जब इसको फायर किया जाता है तो ये जो तो डाइऑक्सिन और न्यूरोटॉक्सिन्स गैसेस प्रोड्यूस करते हैं, जो कि ओजोन डिप्लीटेशंस का एक बहुत बड़ा कारण है। ये सारे जितने हेवी मेटल्स हैं जो पर्यावरण में जाएंगे तो उसे जो तो कई तरह से इसे दूषित करते हैं। इसी तरह से जो तो एसिड वॉश किया जाता है, जब एसिड वॉश करके इसकी टॉक्सिक फ्यूम जब जनरेट होती है तो ये मनुष्य जो तो स्वास्थ्य पर बहुत विपरीत असर पड़ती है, जैसा डॉक्टर साहब ने बताया। क्योंकि जो CRT मॉनिटर्स या जो हम देखते हैं कि एक CRT, WHO की रिपोर्ट थी भी कुछ टाइम पहले कि एक CRT मॉनिटर जिसमें लेड होता है, अगर वो नाले में फेंक दिया है तो पूरे नाले का पानी कंटेमिनेट हो जाता है। तो आज देखते हैं कि हम हज़ारों जो तो की तादाद में पूरे भारतवर्ष में इस तरह से उसको जो तो अनऑथराइज पर्सनस को या कबाड़ी वालों के थ्रू जो दिया जाता है और वो डिस्पोज किया जा रहा है। तो हमें ध्यान ये रखना है कि जब इसमें समझना ये है कि जो इसको क्यों ज़रूरी है, अथोराइज पर्सन के थ्रू करना ज़रूरी क्यों है,
एक जो फॉर्मल रिसाइकलर है उनके थ्रू करना ज़रूरी क्यों है और इन्फॉर्मल सेक्टर में क्यों नहीं जाना चाहिए, उसका रीज़न ही यही है कि इसमें हेवी मेटल्स होते हैं जिसका प्रॉपरली जो निष्पादन किया जाना बहुत ज़रूरी है। और गवर्नमेंट ने इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए 2011 के अंदर ई वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल्स बनाए, फिर 2016 में से संशोधित किया और 2022 के अंदर उसे रिप्लेस किया गया है। अब सारी जवाबदारी, बहुत सारी चीज़ें इसमें 2022 के रूल में बहुत सारी अच्छी बातें आई हैं उसके अंदर। अभी तक तो ये था कि जो प्रोड्यूसर जो बनाते हैं, जो इक्विपमेंट बनाते हैं, वो बना के मार्केट में छोड़ देते थे, फिर उसके बाद उसका क्या हो रहा है उस चीज़ का कोई ध्यान नहीं दिया जाता। लेकिन अब ईपीआर के अंतर्गत एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी लागू की गई है, जिसमें प्रोड्यूसर का दायित्व है कि अपने द्वारा बनाए गए प्रोडक्ट्स को वापस उसको डिस्पोज करने की जवाबदारी उन्हीं की होती है। तो ये एक बहुत अच्छी एक कदम जो है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उठाया है और इससे काफ़ी मात्रा में ई वेस्ट को कंट्रोल करने में बहुत सहायता मिलेगी। जी बिल्कुल तिवारी सर, जिस तरह से डॉक्टर फजल हुसैन साहब ने बताया कि इतने इसमें केमिकल होते हैं जो स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाते हैं। आज हम देख रहे हैं कि जैसा कि आपने अभी थोड़ी देर पहले जिक्र किया था कि तापमान लगातार बढ़ रहा है। अब हम देख रहे हैं कि यंगस्टर भी जिस तरह से उनको घबराहट हो रही है और टेम्परेचर इतना है कि बाहर भी सूने हैं, तो ये किस तरह से सर पर्यावरण संरक्षण की दिशा में हम कदम उठाएंगे तो क्या इनको कुछ हद तक हम लगाम लगा पाएंगे टेम्परेचर? मैं बल्कि डॉक्टर फजल हुसैन साहब की बात को ही आगे बढ़ाता हूँ। जो हमारा ई वेस्ट है वो एक तरह से दुधारी तलवार है। ओके। जैसे कि आपने बताया, बिल्कुल सही बताया कि अगर हम उसका गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग उसका डिस्पोजल करते हैं तो उसमें से अधिकतर जो चीज़ें हैं उनको हम फिर से उसमें से ले सकते हैं और वो रीयूज़ हो सकती हैं। लगभग पूरा के पूरा, अगर जैसे आपने बताया टेक्निकली साउंड पर्सन, साउंड कंपनीज और टेक्निकली साउंड तरीके से अगर उनकी रिसाइकलिंग होती है तो एक तरफ जिन चीज़ों को हमें आवश्यकता है वो हमें वापस मिल जाती हैं। जो हैवी मेटल्स है जिनकी अभी सबसे ज़्यादा उन्होंने बात की, वो उतनी ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम देखें तो हमारे जितने भी इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट रहते हैं उनमें से अगर उसको दो हिस्से में बांट दिया जाए तो अधिकतर या तो मेटल होता है या अलग अलग तरह के पॉलीमर्स या प्लास्टिक रहते हैं, और दोनों ही रीयूज़ कर सकते हैं हम। और उनके रीयूज़ से जहाँ एक तरफ उन प्रोडक्ट्स की जो नए होते हैं उनकी लागत घटेगी, दूसरी तरफ हमारा जो ये वेस्ट है वो वेस्ट जैसा भी आपने बताया कि वो तीनों जगह जाता है। अगर हम देखें एनवायरनमेंट में, हवा में भी जाता है, जो हमारी भूमि है भूमि में भी जाता है और भूजल तक पहुंचता है। तो इसके माध्यम से अगर हम देखें तो जिस जगह हम सांस ले रहे हैं वो वायुमंडल प्रदूषित होता है, जहां पर हमारे पौधे उग रहे हैं और जिनको हम खा रहे हैं, जो हमारे भोज्य पदार्थ हैं वो भी प्रदूषित हो रहे हैं, और उनके माध्यम से जो टॉक्सिक मटेरियल्स, टॉक्सिक हैवी मेटल्स पहुंच रही हैं, उनके कारण आपने देखा होगा कि कई ऐसी हैवी मेटल्स हैं जिनके कारण न्यूरोटॉक्सिसिटी नोन है, प्रूव्ड है कि ये न्यूरोटॉक्सिक है, और अगर ये होंगे तो धीरे धीरे एल्जीमर्स और पार्किंसोनिज्म्स और इस तरह की डिजीजेस को बढ़ाएंगे। और इसी तरह से जो भूजल में जा रहा है, अल्टीमेटली आपने देखा होगा कि वो जो भूजल, चाहे वो सरफेस वाटर हो चाहे वो अंडरग्राउंड वाटर हो, दोनों में अगर ये पहुंच रहा है तो अल्टीमेटली उसको जो भी हम यूज़ कर रहे हैं सिंचाई के लिए या पीने के लिए, तो वो फिर हमारे शरीर में पहुंच रहा है और हमारे शरीर पर विपरीत प्रभाव डाल रहा है। रही बात इसकी, जैसा कि आपने अभी एक मुद्दा उठाया कि पहले भी गर्मी होती थी, गर्मी अभी भी होती है, पहले फिर भी लोग कम काम कर पाते थे, और अब तो दोपहर को ऐसी हालत हो जाती है कि हम लोगों को बाहर निकलने में भी डर लगने लगा है। तो निश्चित तौर पर इससे दुगना नुकसान हो रहा है। एक तरफ तो नुकसान ये हो रहा है कि इस एक्सट्रीम ऑफ टेम्परेचर का सामना करने के लिए हमें और ज़्यादा एनर्जी खर्च करनी पड़ रही है। तो ये एक वीसीएस साइकिल है कि जितना टेम्परेचर बढ़ेगा उस पर काबू पाने के लिए जो भी, चाहे वो एसी हो, चाहे कूलर हो, चाहे पंखे हो, उनको हम अधिक से अधिक चलाएंगे, और उसके लिए हम बिजली पैदा करेंगे, और उसके बाद उससे फिर से एक वीसीएस साइकिल शुरू हो जाएगा। दूसरी तरफ एक और ये है कि अगर हम देखें तो जो हमारे मजदूर भाई बहन हैं जो दोपहर पहले पूरे दिन काम कर पाते थे, अब वो 20 दिन में काम नहीं कर पाएंगे, तो हमारे जो वर्किंग आवर्स हैं वो कम हो जाएंगे, और उसके कारण अगर हम देखें तो हमारा प्रोडक्शन भी कम होगा। तो अल्टीमेटली अगर हम देखें तो ये एक वीसीएस साइकिल है कि हम प्रकृति पर अत्याचार करेंगे, प्रकृति हमारे ऊपर बाउंस बैक करेगी, एक्सट्रीम ऑफ वेदर्स का हमें सामना करना पड़ेगा, उसके कारण हमारी जानमान की हानि भी होती है, और साथ में हमारी जो प्रोडक्टिविटी है वो प्रोडक्टिविटी भी घटती है। जी बिल्कुल। डॉक्टर फजल हुसैन जी, ई वेस्ट क्योंकि डिजिटल की ओर हम बढ़ रहे हैं, तो डिजिटल गैजेट्स घर में आजकल बहुत ज़्यादा होते ही हैं, तो आप हमें ये बताइए कि ई वेस्ट के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं, और
इन्हें सही रिसाइकलिंग की व्यवस्था हो तो क्या दर्शक कर सकते हैं, कैसे संपर्क कर सकते हैं इसको देने के लिए? जी जी, जैसे डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी बात कही कि इसका रीयूज़ करना। जी तो जब हम इस वेस्ट को हम रीयूज़ करते हैं तो ये वेस्ट ना रहते हुए रिसोर्स बन जाता है, जी और इस रिसोर्स को अगर हम यूज़ करें तो हमें बहुत अधिक क्वांटिटी के अंदर जो बाहर से हमें मेटल्स लेना पड़ते हैं, जो हमें प्रकृति से दोहन करना पड़ता है, वो सारी चीज़ बच जाती है। जी अब आपने कैटेगरी की बात करी कि इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट के अंदर कैटेगरी में क्या आता है, तो ये इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल जितने गैजेट्स हैं उन सबको मिला करके जो है तो पूरे ई वेस्ट की E-waste। एक खाका तैयार होता है, जिसमें अभी लिस्टेड जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आइटम्स करी है, 206 आइटम उसमें पूरी करी है, जिसमें आईटी रिलेटेड सारे प्रोडक्ट्स है, कंप्यूटर्स और उनकी एसेसरीज सारी है। इसी तरह कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर भी एसी, कूलर, फैन वगैरह, ये इलेक्ट्रिक से चलने वाले जितने इक्विपमेंट्स हैं वो सब ई वेस्ट की श्रेणी में आते हैं। आज हम देखें कि ग्लोबली 61 मिलियन टन्स जो तो ई वेस्ट जनरेट होता है ग्लोबली, और हम भारतवर्ष की बात करें तो अप्रॉक्स 3.2 मिलियन टन जो है तो भारतवर्ष में ई वेस्ट जनरेट होता है, और मध्य प्रदेश की बात करें तो तकरीबन 20,000 टन ई वेस्ट जनरेट होता है। ये ई वेस्ट के जनरेशन के डेटा है, और जब हम इसकी ग्रोथ रेट की बात करें तो जितने भी वेस्ट हैं, ई वेस्ट के अलावा जो भी वेस्ट है, हज़ार्डस वेस्ट ले ले, बायोमेडिकल वेस्ट ले ले, बैटरी वेस्ट ले ले, इन सब की गणना करें तो ई वेस्ट ही सिंगल ऐसा वेस्ट है जिसकी ग्रोथ रेट सबसे ज़्यादा है। तकरीबन 15 से 20% और 20% से और बढ़ती जा रही, 20 से 25% तक भी हो रही है, इतनी ग्रोथ रेट है। तो जब इतनी ग्रोथ रेट के साथ कोई वेस्ट आगे बढ़ता जाएगा तो अगर इसको सही टाइम पर हमने सही एक्शन ले करके उसको प्रॉपर दिशा में नहीं गए तो ये जो है तो पहाड़ के रूप में तब्दील होते जाएंगे, हमारे ग्राउंड्स खत्म होते जाएंगे, हमारे इन्वायरमेंट पूरी तरह से चौपट हो जाएगा। अब जब ई वेस्ट की जब हम उसकी कैलकुलेट करते हैं कि अब ये इतनी बड़ी समस्या है और इसको निराकरण किस तरह से करना चाहिए, तो फिर मैं वही बात आता हूँ कि जो ई वेस्ट के जितने सेंटर्स हैं, आज उन सेंटर्स के अंदर जो ई वेस्ट कितना पहुँचता है वो हमें देखना है कि 10 साल हो गए, 2011 में रूल्स बने थे और 2024 हो गए, करते करते 12-13 साल हो गए, लेकिन जितना जनरेट होता है उसका 10% भी सही हाथों तक नहीं पहुँच पाता है। हमारी आज 2012 से हम पूरी यूनिट रन कर रहे हैं, 6,000 मीट्रिक टन की हमारी कैपेसिटी है, लेकिन कभी भी 10% से ऊपर हमें 1,000 मीट्रिक टन भी बहुत बोल दिया हमने, इतना से ऊपर नहीं आया है। तो उसके रीजंस भी है ना आने के, क्योंकि इस वेस्ट का कमर्शियल वैल्यूज़ होती है, हर आदमी अपने प्रोडक्ट्स का जो है तो अच्छा मूल्य चाहता है। तो इस चीज़ में थोड़ा सा यहाँ पर डिपेंडेंट है, क्योंकि इसमें कई तरह के जो है तो प्रीशियस मेटल्स भी होते हैं, प्लास्टिक्स भी होती है और दूसरी चीज़ भी होती है। तो इन सब दिशा में बहुत कुछ चीज़ है सर, सही तरह से जानकारी भी नागरिकों को होना, अवेयर होना, क्योंकि समय लगता है सर अवेयर होने में। अब बातें होने लगी, अब प्रोग्राम्स होने लगे, हम लोग नाम सुनने लगे कि ई वेस्ट है, ये सारी चीज़ें ई वेस्ट है, कैलकुलेटर है, CPU रखा हुआ है, ये ई वेस्ट है। तो इसके लिए सर आप कुछ कर रहे हैं कि अवेयरनेस फैले? सारे अवेयरनेस कई पिछले 10 सालों में तकरीबन 50-60 से ज़्यादा हमने अवेयरनेस कैंप्स आयोजित किए हैं। पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के साथ मिलकर तकरीबन 100 से ज़्यादा हमने वर्कशॉप्स की है। स्कूल, हॉस्पिटल्स और कई जगह के अंदर हमने जो है तो इसके वर्कशॉप आयोजन किए हैं और समझाने की कोशिश की है, बच्चों को समझाने की कोशिश की है। और जब मैं सबको देखता हूँ कि जहाँ जहाँ हमने अभी तक जितना भी हमने वर्कशॉप या अवेयरनेस प्रोग्राम किए हैं, हमें स्कूल से बच्चों का बहुत अच्छा रिजल्ट आया है। उनके सुनने समझने बाद तो सेकंड डे से ही जो है तो अपने वहाँ पर बिन के अंदर सारे कलेक्शंस करने लगे और हमें देने लगे। तो ये बात है कि जब हम इस आने वाली पीढ़ी को इस चीज़ से हम सचेत करेंगे, बताएंगे कि इसके क्या हार्मफुल इफेक्ट है, किस तरह से जो तो मानव स्वास्थ्य पर, पर्यावरण पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ रहा है, तो डेफिनेटली ये चीज़ें जो है तो कंट्रोल में आएगी और धीरे धीरे जो तो इसका अनुपात कम होता जाएगा। जी प्रभाकर तिवारी सर, हम आपसे ये समझना चाहेंगे कि जिस तरह से जलवायु परिवर्तन के दौर से हम गुजर रहे हैं, पर्यावरण को संरक्षण भी हमें देना है, तो हम किस तरह से उपाय कर सकते हैं? और आपने बताया कि जो टेम्परेचर वो लगातार बढ़ रहा है, तो हम किस तरह से एनर्जेटिक रहें और उसके लिए क्या करें, और ताकि स्वस्थ रहें और हमारा पर्यावरण भी संरक्षित रहे? देखिए, जैसा कि हमेशा से एक बेसिक आदमी भी जानता है, डिफॉरेस्टेशन या जो हम वनों को नष्ट कर रहे हैं वो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट रहा है हमेशा से प्रकृति के संरक्षण का। तो अगर हम डिफॉरेस्टेशन को रोक पाएँ वो सबसे ज़रूरी चीज़ है। दूसरी चीज़,
अभी जैसी चीज़ें हम लोगों की गैजेट्स लगातार बढ़ती जा रही हैं, चाहे वो ट्रांसपोर्ट हो, चाहे वो हमारी पर्सनल गैजेट्स हों, चाहे वो हमारे पर्सनल चीज़ें, चाहे जैसे एसी या कूलर या पंखे या दूसरे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हों, उनका प्रयोग लगातार हम बढ़ाते जा रहे हैं। आपने देखा होगा कि एक वो ज़माना था कि हमारे अधिकतर लोग साइकिल से चलते थे और अब एक परिवार में 5-5 गाड़ियाँ होती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हम लोगों ने अपना जो सार्वजनिक परिवहन तंत्र है वो सरकार ने बनाने की पूरी कोशिश की है, पर उसका उपयोग हम उतना नहीं करते। हम लोग अधिकतर व्यक्तिगत अपने वाहनों से चलते हैं और व्यक्तिगत वाहनों से चलना ही अगर हम कम कर दें, हम हफ्ते में 1 दिन 2 दिन अपनी सुविधा अनुसार अगर सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करना शुरू कर दें, तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो हमारी जो पर्यावरण को संरक्षण के क्षेत्र में काम करेगी। इसके साथ में आपने देखा होगा कि अल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी की तरफ गवर्नमेंट हम बढ़ावा दे रही है। सोलर सिस्टम्स लगाने के लिए गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है। इसके अलावा अगर आप देखें तो जो विंड एनर्जी है उसका भी उपयोग करने का सरकार प्रयास कर रही है। इसके अतिरिक्त आपने देखा होगा कि वाटर रिचार्जिंग और वाटर कंजर्वेशन के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा सरकार बढ़ावा दे रही है। तो ये जो छोटी छोटी बातें हैं जो वर्षा का पानी है वो संग्रहण कर सके हम, और इसके साथ में अगर उसको ग्राउंड वाटर में उतार सके, वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, उससे बहुत मदद मिलती है। तो इसमें से बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जैसे सोलर पैनल्स हो गए या वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम हो गया या अपने घर आसपास पेड़ प्लांट्स लगाना हो गया, जिसको हम व्यक्तिगत तौर पर भी कर सकते हैं। और इसके साथ में जैसा कि अभी आपने भी बताया और डॉक्टर हुसैन साहब ने भी बताया कि इन सब चीज़ें, दोनों चीज़ें, पर्यावरण के संरक्षण के उपाय और साथ में ऐसी चीज़ें जिनकी रिसाइकलिंग हो सकती है, उन रिसाइकलिंग के बारे में लोगों को जानकारियाँ देना, ये न केवल सरकार बल्कि सरकार के अलग अलग जो डिपार्टमेंट हैं वो भी मिलकर कर रहे हैं। जैसे अभी आपने बताया कि आपका विभाग है, इसी तरह से इक्को है, इसी तरह से प्रदूषण निवारण मंडल है, हेल्थ डिपार्टमेंट है, एनर्जी डिपार्टमेंट है, अपने अपने स्तर पर और मिलकर भी इस तरह के प्रयास कर रहे हैं। जो स्थानीय निकाय हैं, आपने देखा होगा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो स्वच्छता अभियान चलाया था उसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिले हैं। आपने देखा होगा कि हमारा ही एक शहर इंदौर जो लगातार पूरे देश में नंबर 1 बना हुआ है, और हमारी ही राजधानी भोपाल जो लगातार स्वच्छतम राजधानी का खिताब जीतती आ रही है। तो इन सब चीज़ों से जो वेस्ट मैनेजमेंट है वो भी एनवायरमेंटल का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो इन एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के जो भी तरीके हैं उनके बारे में व्यक्तिगत और सामाजिक तौर पर और बड़े पैमाने पर अगर हम प्रयास करेंगे तो निश्चित तौर पर हम इनका मुकाबला कर पाएंगे और इनको रिवर्स करने में भी हमें सफलता मिल पाएगी। बिल्कुल। तो पर्यावरण संरक्षण की दिशा में हमें आगे आना होगा और जो भी उपाय बताए हमारे एक्सपर्ट ने उनको आप फॉलो करिए ताकि आप भी एक बेहतर कल आने वाली पीढ़ियों को दे सकें। बहुत बहुत शुक्रिया प्रभाकर तिवारी सर, आपने दूरदर्शन मध्य प्रदेश के लिए वक्त निकाला। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर फजल हुसैन जी, आपने भी दूरदर्शन के पर्यावरण संरक्षण के प्रोग्राम में अपना वक्त निकाला। तो दर्शकों को इस प्रोग्राम में इतना ही, आप जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।